तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुल टेक्नोलॉजी के कुल दो टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से पहला है अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी और सेकेंड वाला होगा आर्थिक परिदृश्य। तो यहाँ पर हम पहले टॉपिक से हम सीधा शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में हम यहाँ पर पहला टॉपिक यह है कि HAL और LNT को मिला 5 PSLV रॉकेट बनाने का अनुबंध। तो यहाँ पर यह सवाल बन सकता है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किन दो कंपनियों को 5 PSLV रॉकेट बनाने का अनुबंध दिया है। तो वो हो जाएगा HAL हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगी LNT को मिला है। और यह कुल बजट कितने का है, तो हो जाएगा 860 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर हम जैसे कि PSLV की फुल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं, तो वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि रॉकेट का भारत का एक प्रक्षेपण यान है। इसके अलावा यहाँ पर इस टॉपिक में इतना ही, फिलहाल कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। यही सवाल बनता है कि इसरो ने किन दो कंपनियों को PSLV 5 PSLV बनाने का अनुबंध दिया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सवाल बनता है कि हाल ही में किस कंपनी के डॉट मिशन के तहत क्षुद्र ग्रह से स्पेस क्राफ्ट की टक्कर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो वो हो जाएगी नासा के कंपनी के द्वारा। तो हाल ही में आपको पता ही है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने डॉट मिशन स्पेस क्राफ्ट को डिमाफोर्स नामक एक क्षुद्र ग्रह से टकराने को में 26 सितंबर 2022 को सफलतापूर्ण कीर्तिमान किया। तो यहाँ पर ये भी सवाल पूछा जा सकते हैं कि ये जो सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया, यह किस क्षुद्र ग्रह पर किया गया। तो उस क्षुद्र ग्रह का नाम है डिमोफोर्स नाम का ये जो क्षुद्र ग्रह है। और इस क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछ ले जाए तो ये 160 मीटर चौड़ाई का है और केंद्र से 17 मीटर दूर इसकी टक्कर हुई थी। और इस मिशन की सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय लगा, लेकिन टकराई, क्योंकि ये सुनिश्चित किया जा सकता है क्षुद्र ग्रह को उसके पथ से विचलित करने में सफल परीक्षण किया जा सके। यानी कि कुल मिला के पृथ्वी के पास अगर कोई भी बड़ा क्षुद्र ग्रह आ रहा है, तो उसको हम पृथ्वी से टकराने से पहले ही हम इसकी जो दिशा को कैसे बदल सकते हैं उसके बारे में जो इसका परीक्षण किया गया, जो कि कुल सफलतापूर्वक हुआ था। इसके अलावा हम यहाँ पर अगले टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पर जो कि इस मिशन का नाम है डार्ट। तो इस डार्ट की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो हो जाएगी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अलावा हम अगला टॉपिक आ जाते हैं भारत की स्पेस एजेंसी के बारे में। इसरो ने किया 30 केन हाइब्रिड मोटरवाहन का सफल परीक्षण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो यहाँ पर पहला सवाल तो यही बन जाता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। तो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और इसरो ने ध्रुव नोदन प्रणाली केंद्र द्वारा समर्पित इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी से हाइब्रिड मोटर का सफलपूर्व परीक्षण किया। तो यहाँ पर जो कि ये भी सवाल बनता है कि इसरो ने 30 केन हाइब्रिड मोटर का वाहन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है। तो वो हो जाएगी महेंद्रगिरी पहाड़ियों पर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। बाकी इसमें कुछ छोटे मोटे दिया वही इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है मैं बोल चुका हूँ। और यहाँ पर अगला है UAE भेजेगा चंद्रमा पर अपना पहला रॉकेट। सऊदी अरेबिया UAE द्वारा चंद्रमा पर अपना पहला रॉकेट भेजने की घोषणा की गई है। और ये कि किस देश की सहायता से। तो यहाँ पर कुल 2 कंट्रीज है, जो एक तो है USA और दूसरी हो जाएगी जापान के सहयोग से। 19 सितंबर 2022 को दी गई जानकारी के अनुसार इस रोवर को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 9 से 15 नवंबर 2022 के मध्य फाल्कन 9 स्पेस रॉकेट का परीक्षण किया गया। और मार्च 2023 में जापान के आई स्पेस लैंडर
द्वारा चंद्रमा को सतह पर पहुंचाया जाएगा। बाकी इसके अलावा हम अगले टॉपिक की बात करें तो आपको पता ही है, और जो ये चंद्रमा मिशन भेजा गया इसका क्या नाम रखा गया, तो वो हो जाएगा इस रोवर को राशिद नाम दिया गया। और इसके अलावा हम थोड़ा आगे पढ़े तो यह चंद्र मिशन सफल होता है तो संयुक्त अरब अमीरात और जापान के उपयुक्त चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाले देशों के रूप में अमेरिका, रूस, चीन के साथ अब शामिल हो जाएगा। इसके अलावा हम न्यू फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले यूएई ने मंगल ग्रह के लिए जो मिशन लॉन्च किया था होप मिशन लॉन्च किया था, जो कि 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था, जो कि किसी भी अरब जगत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। और अगला टॉपिक है, मोक्सी ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया है। तो पहला तो सवाल यही बन जाता है कि मोक्सी की फुल फॉर्म क्या है। तो मोक्सी की फुल फॉर्म हम पढ़ लेते हैं, मार्क्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये है जो इसकी फुल फॉर्म है। और ये है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के वातावरण से ही ऑक्सीजन बनाने के लिए जो सफलतापूर्ण परीक्षण किया था। तो यहाँ पर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नासा ने हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर वातावरण से ही ऑक्सीजन बनाने का सफल परीक्षण किया गया। तो इसका जवाब हो जाएगा नासा के द्वारा किया गया। इसके अलावा अगले टॉपिक, जैसे कि हम इसकी फुल फॉर्म तो पढ़ चुके हैं, और अब आते हैं हम इसरो के ऊपर। तो इसरो ने क्या इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसिलेटर का सफल परीक्षण। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन, यानी कि ये पूछा जा सकता है कि जो इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसिलेटर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया। तो इसरो का ये जो भाग है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा ये बनाया गया, और इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया था। इसकी शॉर्ट फॉर्म में IAD यानी इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसिलेटर, यानी ये जो भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि IAD की फुल फॉर्म क्या है या फिर IAD क्या है। और इस परीक्षण के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो परीक्षण इसरो द्वारा इस IAD का परीक्षण थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी 300 साउंडिंग रॉकेट से इसका परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि IAD का परीक्षण किस यान के द्वारा किया गया। तो वो हो जाएगा रोहिणी 300 के द्वारा किया गया। तो यही है, बाकी इसके अलावा थोड़ा ऊपर आके हम बाकी पढ़ लेते हैं। और अगला बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब पढ़ते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि तारागिरी क्या है। तो तारागिरी एक युद्ध पोत है, और यानी कि तारागिरी INS यानी कि जो एक युद्ध पोत है जो कि भारत की नौसेना का युद्ध पोत है। तो भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी लॉन्च किया गया, और यह किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत 5वें स्टील युद्धपोत तारागिरी को मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो जो अगर ये 5वां नंबर का था, तो बाकी वाले और कौन कौन से है, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और अब यहाँ पर इसकी विशेषता के बारे में, तारागिरी युद्धपोत की विशेषता यहाँ पर दी गई है। लगभग 25,700 करोड़ मूल्य वाला 3,510 टन वजनी इस युद्धपोत को एकीकृत निर्माण पद्धति द्वारा बनाया गया है। और इसकी लंबाई 149 मीटर है और चौड़ाई 17.8 मीटर ये चौड़ी है। और इसकी गति पूछ ली जाए तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक से है। और इसके अलावा हम इस प्रोजेक्ट 17 के बारे में हम
बात करें तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट को स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को एक श्रृंखला के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना द्वारा 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। और इसके तहत कौन कौन सी युद्धपोत का निर्माण किया गया, तो इन जहाज़ों का नाम भारत के पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विदयगिरी और महेंद्रगिरी नाम रखा गया है। और अब तक कौन कौन से लॉन्च हो चुके हैं, तो हो जाएगा जिनमें उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी और हिमगिरी इसमें शामिल है। और एक ये हो जाएगा तारागिरी। इन पांचों को 1 2 3 4 ये 5 इन पांचों को अब तक लॉन्च कर दिया गया है। और कौन कौन से अभी बाकी हैं, तो हो जाएगा वो हो जाएगा विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी है जो अभी बाकी है। यानी कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल 7 युद्धपोत है। यानी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 5 अभी तक लॉन्च हो चुके हैं और 2 अभी विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी बाकी है। और बात करें तारागिरी के बारे में बात की जाए तो पूर्ववर्ती लिएंडर क्लॉस ASW फ्रिगेट का पूर्ण जन्म है, जिसमें 16 मई 1980 2017 राष्ट्र को अपने शानदार सेवा दी थी। अब इसके अलावा अगले बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने किया दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए अनुबंध। तो यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो वो हो जाएगा सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है। और बाकी और ये ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा अनुबंध किया गया है। और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस एरो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड भारत तथा रूस के साझेदारी के तहत इसका निर्माण किया गया। और यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को किस देश को निर्यात किया था, तो वो हो जाएगा फिलीपींस। पिछले साल भारत ने फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया था, जो कि भारत के द्वारा इस तरह की मिसाइल को पहली बार किसी विदेशी देश को निर्यात किया गया था। अब आगे बात करें तो DRDO ने किया QRSAM का सफल परीक्षण। तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि QRAS का फुल फॉर्म क्या है, तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसका कहाँ पर परीक्षण किया गया था, तो DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा उड़ीसा के तट पर है जो इसका चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया था। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि QRSAM का सफल परीक्षण किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा किया गया था। बाकी इसकी क्षमता के बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो यह मिसाइल जो कि यानी कि QRSAM मिसाइल की क्षमता 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मनों की मिसाइल को, विमान, हेलीकॉप्टर को, ड्रोन को नष्ट कर सकता है। यानी कि 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक के बीच की इसकी जो क्षमता है। आगे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ ले तो यहाँ पर इसकी लंबी चौड़ाई दी हो जाएगी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर किसके द्वारा DSV निस्तार और निपुण लॉन्च किया गया, तो वो हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। लॉन्च किए गए 2 DSV में एक को निस्तार यानी यार्ड 1190 1190 और दूसरा DSV कौन सा है, निपुण 1191 नाम दिया गया है। बाकी इसके अलावा हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और यहाँ पर कुछ पिछले पृष्ठ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और न्यू फैक्ट में जो आपको पता ही है, भारत और चीन के बीच जो सेना की मध्य है जो अभी थोड़ा समझौता हुआ था और दोनों ही सेना जो पीछे हट गई थी। और ये जो कौन सा पॉइंट था, तो ये तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास एक दूसरे के विपरीत तैनात हैं। बाकी थोड़ा मास्टर कार्ड के बारे में जो भी खबर है वो पढ़ लेते हैं। मास्टर कार्ड ने भारतीय दर्शकों तक अपनी रणनीतिक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए BCCI के साथ समझौता किया है। यानी कि मास्टर कार्ड ने
बीसीसीआई के साथ समझौते किए, ये सवाल पूछा जा सकता है कि मास्टर कार्ड ने हाल ही में किसके साथ समझौते किए हैं दर्शकों को अपने रणनीतिक व्यापक बनाने के लिए। तो हो जाएगा बीसीसीआई के साथ समझौता किया है, यानी बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1926 के अंदर स्थापना हुई थी। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएगा सौरभ गांगुली, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और बीसीसीआई के मुख्यालय कहाँ है? तो वो हो जाएगा मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। बाकी इसके अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर अगला आ जाता है आर्थिक परिदृश्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेम प्लेटफॉर्म लॉन्च जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह हो जाएगा विश्व संसाधन संस्था यानी WRI प्लस नीति आयोग, इन दोनों के द्वारा जो मिलकर जो देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि 8 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हम पढ़ लेते हैं। ई फास्ट इंडिया को लॉन्च करने का उद्देश्य ऑन ग्राउंड पर्यटन, पायलट एवं साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। बाकी इसके लाभ वगैरह कुछ दिए हुए हैं। बाकी अब ये और नई एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि फॉर्चून इंडिया में जो अमीरों की लिस्ट 2022 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें शीर्ष स्थान है मुकेश गौतम अडानी, जो पिछली यानी कि मुकेश अंबानी को पीछे रखकर गौतम अडानी अब नंबर 1 पर इंडिया में अरबपतियों में आ चुके हैं। देश के 142 अरबपतियों के पास 67.6 लाख करोड़ की संपत्ति है। इसमें शीर्ष 10 अरबपतियों के पास 31.71 लाख करोड़ की संपत्ति। यानी पूछा जा सकता है कि फॉर्चून इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के अंदर कुल कितने अरबपति हैं? तो वो हो जाएगा 142 अरबपति हैं, जिसमें गौतम अडानी शीर्ष स्थान पर है और मुकेश अंबानी सेकंड स्थान पर है। तो अब हम पढ़ लेते हैं किसके पास कितना पैसा है। गौतम अडानी के पास 129.16 अरब रुपए हैं। मुकेश अंबानी के पास 94.57। तीसरे नंबर पर पूछा जाए तो शाहपुर मिस्त्री और सारस मिस्त्री परिवार है, जो ये तीसरे नंबर पर आता है। किसी समय अजीज प्रेम जी नंबर 1 पर हुआ करते थे, जिनका पतियों में 5वां स्थान है। और भारत में दान करने के मामले में अजीत प्रेम जी का पहला स्थान आता है। इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं रेलवे की भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति आयोग को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए कार्गो संबंधी गतिविधियों को जन उपयोगी एवं रेलवे के विशेष इस्तेमाल है तो रेलवे की भूमि को नीति को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे हम थोड़ा चलते हैं। अगला थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं। हाल ही में आपको पता ही है REC को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। पहले 11 महारत्न कंपनी हुई थी और 11वीं महारत्न कंपनी थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको 2021 के अंदर 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ था और यह 12वीं हो गई है REC। REC को हिंदी में पढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण विद्युतीकृत निगम, यानी कि जो ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। और आपको इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो REC कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। महारत्न कंपनी का दर्जा ऐसी कंपनी को मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो और जिसका वार्षिक टर्नओवर पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। जो पिछले 3 वर्षों में औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए और औसत नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। और यहाँ पर भारतीय कुल 12 महारत्न कंपनी की लिस्ट दी हुई है। इससे पहले है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम,
यानी कि ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, और पावर फाइनेंस एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 2021 के अंदर मिला था और 2022 में हो जाएगी, RSE कंपनी को मिला था। इसकी स्थापना बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, भारत बना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश को पछाड़कर? तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर बना है। और अप्रैल जून 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के रिकॉर्ड विस्तार से ब्रिटेन को आगे निकल पाई हैं। अगस्त माह में देश का निर्यात 17% बढ़ गया और पिछले वर्ष वर्ष 2022 के अंत तक भारत का निर्यात 750 करोड़ अरब डॉलर रहने का अनुमान है। और इसके अलावा हम SBI की रिपोर्ट भी पढ़ लेते हैं। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2029 तक दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था कंपनी बन जाएगा। पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन सा है, तो पहला हो जाएगा USA, सेकेंड हो जाएगा चाइना। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो भारत विदेशी ऋण 2021 के बारे में रिपोर्ट जारी की गई है, और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हो जाएगी विदेशी ऋण प्रावधान के द्वारा ये जारी की जाती है। एक्सटर्नल डेब्ट मैनेजमेंट यूनाइटेड के द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मार्च 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 620.7 बिलियन डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत तक 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से 8.2% अधिक था। बाकी विदेशी ऋण के विश्व स्तर पर भारत का 23वां स्थान है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था मैं बोल चुका हूँ। बाकी हम थोड़ा सा इसमें और ही पढ़ लेते हैं। वंदे भारत ट्रेन के बारे में यहाँ पर दे रखा है। देश की नई और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2022 को हरी झंडी दे दी, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद होते हुए, सूरत होते हुए, बड़ोदरा होते हुए सेंट्रल मुंबई तक जाएगी। यानी कि गांधीनगर से सेंट्रल मुंबई के बीच भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। और इसकी स्पीड के बारे में आपको पता ही है, हाल ही में इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, और जापान की जो बुलेट ट्रेन है उसको भी रिकॉर्ड तोड़ा था, और वो रिकॉर्ड ये था कि हाई स्पीड चलने वाली नई वंदे भारत केवल 52 सेकेंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है, जो कि अब तक का विश्व रिकॉर्ड भी है। इतने कम समय में इतनी स्पीड तक पहुंचना इसने वंदे भारत ट्रेन ने ही रिकॉर्ड बनाया था, जो कि जापान की बुलेट ट्रेन से भी अधिक का रिकॉर्ड है। और जो ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, इसकी स्पीड पूछ ली जाए तो अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो पहले वाली वंदे भारत ट्रेन की थी उनकी अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। और वंदे भारत मिशन के तहत जो अगस्त 2023 तक 75 ट्रेनों का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब पूछ लेते हैं विगन क्या है। विगन यानी कि विगन को इंग्लिश में बोला जाता है वेजिटेरियन एंड मिल्क प्रोडक्ट, शाकाहारी और दूध उत्पादन से रहित। इसके बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। अभिनव कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने सर्वोच्च निर्यात संवर्धन संस्था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरण के माध्यम से विगन खाद्य श्रेणी के उत्पादन वनस्पतियों आधारित मांस उत्पादन को पहली खेप को निर्यात किया है। यह निर्यात गुजरात के खेड़ा जिले के नादियाड से अमेरिका के कैलिफोर्निया को किया गया है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो PDF प्रदान करूंगा उसमें आप ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि विगन को किसे प्रदान किया गया था, अमेरिका को, कैलिफोर्निया को प्रदान किया गया, और कैलिफोर्निया जो अमेरिका का ही एक देश है। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो
स्टेट सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि नारियल विकास बोर्ड की हाल ही में स्थापना की गई थी। और तो पहला सवाल तो यहाँ पर यही बनता है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में और नारियल विकास बोर्ड का उद्घाटन किया गया था, जो कि कहाँ पर किया गया, तो वो हो जाएगा जूनागढ़ गुजरात के अंदर किया गया है, जो कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस नारियल विकास बोर्ड के 6ठे राज्य केंद्र का लोकार्पण किया गया है। और आपको यानी कि आपको यही सवाल याद रखना है कि हाल ही में नारियल विकास बोर्ड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो हो जाएगा जूनागढ़ गुजरात के अंदर। और नारियल विश्व नारियल दिवस को मनाया जाता है, तो हो जाएगा 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हजीरा क्या है, तो हजीरा रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट है। और यह हजीरा कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है। और यह रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित किया गया है। यानी कि पूछा जा सकता है कि हजीरा क्या है, तो उत्तर हो जाएगा यह भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लॉट है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो हो जाएगा गुजरात के अंदर स्थापित किया गया। और ये किस कंपनी के द्वारा है, तो हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, 20,000 MTPA मिलियन मीटर टन्स पर एनम, ये है जो इसकी क्षमता है। और कार्बन फाइबर के बारे में बात की जाए तो ग्रेफाइट फाइबर के नाम से विख्यात कार्बन फाइबर एक बहुलक है, जो कि बहुत मजबूत एवं हल्का होता है। इसके अलावा हम पूछा जा सकता है कि मेघदूत क्या है, तो उत्तर आ जाएगा मेघदूत एक वायुमंडलीय जल जनरेटर मशीन है, जो हवा से पानी बनाने का काम करता है। और ये मध्य रेलवे मुंबई रेलवे स्टेशन पर मेघदूत स्टेशन को लगाने की घोषणा की गई थी। प्रारंभिक तौर पर 6 स्टेशनों पर 17 कियोस्क मशीन लगाई गई हैं। तो यहाँ पर इतना ही, यानी कि पूछा जा सकता है कि हवा से पानी बनाने वाला मशीन कौन सी है, मेघदूत है। बाकी इसके अलावा हम राउंड अप दिया हुआ है। और इसमें हम अंतिम तौर पर ये भी पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाल ही में विमान विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण ने लेबर एयर नेविगेशन ऑफ स्वीडन के साथ समझौता किया है। इसके अलावा हम यहाँ पर अंतिम सवाल ये पढ़ लेते हैं कि भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है HDFC ने को नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रिकल बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो यहाँ पर ये सवाल कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर पढ़ चुके हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल बैंक गारंटी ई बैंक जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, प्राइवेट बैंक है, तो हो जाएगा HDFC बैंक बन गया है। तो यही था अंतिम क्वेश्चन। और इस प्रकार हम आज की इस टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष और आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।